नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम संपूर्ण हिंदी को देखने वाले हैं, जिसमें पेडागोजिकल क्वेश्चन और प्लस व्याकरण के क्वेश्चन समाहित होंगे। तो हम यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम सीटेट के जितने भी टॉपिक हैं जो सिलेबस के आधार पर हिंदी के अंतर्गत, उन सभी टॉपिकों को आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, हर टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग भी अंत तक बने रहें, ताकि अंत तक यदि आप बने रहते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर होती चलती हैं। ठीक है ना? तो अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए लास्ट तक बने रहें और देखते रहिएगा सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम को। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना? तो चलिएगा शुरू करते हैं। आइएगा देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण वाले क्वेश्चन, है ना। पेडागोजी के क्वेश्चन हम सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद हम 50 क्वेश्चन जो हैं हम देखेंगे व्याकरण से संबंधित। ठीक है? तो चलिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिएगा आइएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं भाषा अर्जन से ही। सबसे पहला टॉपिक है आपका भाषा अर्जन और अधिगम। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है। तो आपको ध्यान रखना है सहज और स्वाभाविक होती है। आज हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चनों को देखते चलते हैं और थोड़ी सा जल्दी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सहज और स्वाभाविक होता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है भाषा अधिगम कैसा होता है। तो कई बार मैंने बताया, ये प्रयासपूर्ण होता है और नियमबद्ध होता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। तो यहाँ जन्मजात होती है, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने माना है कि जो बालक है जन्म से ही भाषा का ज्ञान जो है भंडार लेकर आता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पे देखना है, जब भी वाइगोत्स्की की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। ठीक है ना। अगला कहता है जीन पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत इन्होंने सिद्धांत दिया है और इन्होंने कहा है कि जो भाषा जो है, भाषा का विकास उसके संज्ञानात्मक विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो भाषा का प्रभावी प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। कोई व्याकरण नहीं, कोई इसमें नियम नहीं रखना। ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग किस प्रकार से कर पा रहा है बालक। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा आकलन का सबसे प्राथमिक और उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है। तो इसके लिए आपको यदि इसका क्या करना है, अवलोकन करना है, तो इसका महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ताकि बालक को समझ पाएँ कि हम किस प्रकार से बालक सीख पा रहा है चीज़ों को। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा कौशल का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है शुभोपली से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लास्ट में होता है लिखना। आपको ध्यान रखना है ये क्रम, क्योंकि सीटेट में कई बार ये क्रम पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आपको इससे ध्यान रखना है शुभोपली के साथ। ठीक है ना, ये एक आपके लिए ट्रिक हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है सुनना, जिसमें हम जो है चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो देखिएगा, एक तो हम सुनकर करते हैं और दूसरा पढ़कर करते हैं, इसलिए इन कौशलों को ग्रहणात्मक कौशल यानी ग्रहण करने वाले कौशल के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल भी बताना है। तो जिसमें अभिव्यक्त करते हैं हम चीज़ों को, जैसे बोलकर चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं भाषा के माध्यम से, और लिखकर भी करते हैं, है ना। किसी चीज़ को या संदेश को, यदि कोई भी बात हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, तो हम तो एक बोलकर अभिव्यक्ति देकर हम पहुंचा सकते हैं और दूसरा लिखकर। तो ये अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि बहुभाषिकता कक्षा में किस रूप में कार्य करती है। तो ये एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला कहता है कि त्रिभाषा सूत्र सबसे पहले कब और किस आयोग द्वारा दिया गया था। तो ये सबसे पहले जो है कोठारी आयोग के द्वारा 1964 और 66 के बीच में यहाँ पे दिया गया था त्रिभाषा सूत्र। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिएगा
अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि पढ़ना सीखने का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ क्या है। तो लिखे हुए पाठ का अर्थ ग्रहण करना। जब तक हम अर्थ नहीं चीज़ों को ग्रहण कर सकते तब तक पढ़ना यहाँ पे असफल माना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है। तो यह बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, पोर्टफोलियो क्या होता है। तो ये बच्चे के क्रमिक प्रगति का लिखित लेखा जोखा होता है जिसमें बालक का संपूर्ण रिकॉर्ड होता है, इसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, मैंने कई बार बताया है और ये 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। भाषा प्रयोगशाला किस प्रकार की सामग्री है। तो ये श्रव्य सामग्री है, ठीक है ना। अगला है आगमन विधि का शिक्षण की किस ओर बढ़ता है। जो आगमन विधि होती है इसमें शिक्षण किस ओर बढ़ता है। तो ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला देखिएगा क्या कहता है कि निगमन विधि में शिक्षण किस ओर बढ़ता है। तो निगमन में भी ध्यान रखना है नियम से उदाहरण की ओर। आप लोग ये नहीं सोचें कि बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हर आपके जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें किसी भी सब्जेक्ट में ये चीज़ें आ सकती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों को भूलना नहीं है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो रस और अनुभूति और सौंदर्य बोध कराना, है ना। अगला कहता है नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है। तो समवाय या कक्षा अभिनय विधि, है ना। जब बालक स्वयं से करता है चीज़ों को तो उसी को बोलते हैं कक्षा अभिनय, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में क्या है ना। तो जो पाठ्यपुस्तक है ये भाषा शिक्षण में क्या है। तो एक साधन के रूप में है, ये भी कई बार सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना। साध्य नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये एक साधन है ना, जिसके जरिए हम पढ़ा सकते हैं बालक को। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या है। तो यहाँ पे भाषा का परिवेश है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना, ये इसलिए हम जो है मुहावरे और लोकोक्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ क्या दर्शाती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो गलतियाँ होती हैं ये सीखने की अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं, इसलिए हमको गलतियों को नेगेटिव नहीं देखना है, ठीक है ना। 26वां क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या है। तो पोर्टफोलियो हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो तार्किक चिंतन और बारीक विश्लेषण की क्षमता, ये यहाँ पर मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी सा हम फास्ट चल रहे हैं, यदि आपको लग रहा हो कि अपन जल्दी जल्दी चल रहे हैं तो आप एक बार और वीडियो देख सकते हैं, एक बार और देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आता है सीटेट में। तो क्या कहता है सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सस्वर वाचन है बच्चों के पढ़ने के संकोच को दूर करना और उच्चारण में सुधार करना, ये यहाँ पे सस्वर वाचन का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। मौन वाचन किस क्षमता का विकास होता है। मौन वाचन से तो गहन अर्थ ग्रहण करने और चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है। जब हम मौन वाचन करते हैं बिना बोले तो यहाँ पे क्या होता है, हम जो है अर्थ को गहराई से देखते हैं, है ना, और उस पर चिंतन करते हैं। तो इसी चीज़ से आप जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्याकरण अनुवाद विधि में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में मातृभाषा के माध्यम से भाषा सिखाने पर जो है क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। यानी व्याकरण का अनुवाद करके, यानी बालक की मातृभाषा के हिसाब से अन्य भाषा सिखाई जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्यक्ष विधि में किस भाषा का प्रयोग वर्जित होता है। तो मातृभाषा का, प्रत्यक्ष विधि में जो है मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है, ध्यान रखना है। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए। तो अधिक से अधिक श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दृष्टि बाधित जिसको दिखाई नहीं देता है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा श्रव्य सामग्री, ताकि वो सुनकर चीज़ों को देख सके और पढ़ सके। अगला कहता है भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत किसने दिया है। तो नोम चॉम्स्की ने दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किसका है। तो नोम चॉम्स्की ने यह कथन दिया है कि जो बालक में भाषा क्षमता होती है ये जन्मजात होती है। अगला कहता है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है। तो पाठों का उद्देश्य का चयन करना, यानी हर पाठ का एक उद्देश्य होता है, हर लेसन का एक
उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है, जब हम कमियों को देख लेते हैं उसके बाद उपचार करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो कमियों या कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, ये कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। और उपचारात्मक होता है कि उन कठिनाइयों और कमियों को दूर करना। सुनना कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी? तो अंताक्षरी, कहानी सुनाना और उस पर प्रतिक्रिया देना, ये यहाँ पे सुनना कौशल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। पाठ में आए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अमूर्त विचारों को समझने में सहायता मिलती है। बालक को हम चित्रों के माध्यम से जो चीज़ें उपलब्ध नहीं है, जो आसपास उपलब्ध नहीं है, उन्हें भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का क्या लाभ होता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये भाषा अधिगम को सहज और रोचक बनाता है। ठीक है ना। भाषा संप्रेषणात्मक उपागम किस पर बल देता है? तो ये विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, आपको ध्यान रखना है। 42वां क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किस प्रकार की पाठ्य सामग्री उपयुक्त होगी? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि छोटे, रंगीन और चित्रों वाले वाक्य। ये आपको लग रहा होगा ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेट में आते हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये एक पॉजिटिव ऑप्शन आपको मिलेगा और उसी पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहें और देखते रहिएगा सपोर्टिंग एजुकेशन एग्जाम को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह कथन मुख्य रूप से किसका है? तो BF स्किनर ने कहा है कि जो भाषा होती है ये अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखी जाती है, ये वाइगोत्स्की का है। भाषा जन्मजात होती है, ये नोम चॉम्स्की ने कहा है। और भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ये कहा है स्किनर महोदय ने। अगला कहता है प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल का आकलन करने में क्या सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा? तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। बालक क्या है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, तो उससे हमको पता चलता है कि बालक ने कितना सीखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। ठीक है। समृद्ध भाषिक परिवेश से क्या तात्पर्य है? तो भाषा सुनने, बोलने और पढ़ने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना, ये कहलाता है समृद्ध भाषिक परिवेश। यानी बालक को वैसी परिवेश देना जिससे बालक सुन पाए, बोल पाए और लिख पाए। ठीक है ना, पढ़ पाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है बहुभाषिकता, यानी बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सभी बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। भाषा की बुनियादी क्षमताएं कौन सी हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है LSRW, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? LSRW, है ना। यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे परस्पर बातचीत और अपने अनुभव साझा करना, ये सबसे अच्छा तरीका हो जाता है। ठीक है ना। तो बोलने की क्षमता का विकास करने के लिए परस्पर बातचीत और अनुभव साझा करना, ये क्या है? ये हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे पेडागोजिकल के लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहता है। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं भाषा में क्यों जरूरी हैं? तो सर्वांगीण विकास और भाषा प्रयोग के अवसर के लिए, आपको ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन पेडागोजी का कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाती है? तो ये कहलाती है कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। तो अभी आपने देखा था कि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि मातृभाषा का सहारा नहीं लिया जाता, इसलिए यहाँ पे उसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लिया कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के को मध्यस्थ बनाए बिना, यानी उसका सहारा लिए बिना दूसरी भाषा सिखाई जाती है, तो ये प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत है। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ पे आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन समाप्त हुए। अब यहाँ से अपन देखेंगे व्याकरण के क्वेश्चन। ठीक है ना। तो मैं, यदि आपको लग रहा है कि हाँ वाकई क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं व्याकरण वाले क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन व्याकरण के जो है इसी टाइप से आते हैं सीटेट में, है ना।
तो आपको सबसे पहले देखना है वर्णमाला से क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से हम हर टॉपिक को जो है देखते चलेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है 11 होती है, ठीक है ना। कई बार हम जो है बनते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, इसलिए आपको चीज़ें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की मूल संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन होते हैं 33, आपको 11 थी 33 कर लेना है, ठीक है ना। तो आपको स्वर और व्यंजन आपको ध्यान हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से कि का वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ लेता है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो का वर्ग का से का याद रखेंगे और का से कंठ याद रखेंगे। तो यहाँ पे का वर्ग का उच्चारण स्थान जो हो गया कंठ हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम आगे और डिटेल वाले क्वेश्चन भी हैं, तो आप लोग देखते जाइएगा। फिर अगला क्या कहता है कि ता वर्ग। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो आपको देखिएगा दंत, दंत में ता लास्ट में है, तो आप लोग ता से ध्यान रखेंगे कि दंत, दंत जो होता है ता वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान दंत होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो तालु हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। मूर्धा होगा, आपको ध्यान रखना है। केवल यही ध्यान रखना है ना, कुछ तो ट्रिक है, कुछ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ये मूर्धा होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला है पा। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे आपको ओष्ठ ध्यान रखना है। आपको हम ओठों के जरिए जैसे पा बोलेंगे तो पा में दोनों ओठें जो है काम करती हैं, इसलिए पा वर्ग जो होता है ये ओष्ठ होता है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, ठीक है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है। तो नाक और मुंह दोनों से होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि छ, त्रा, ज्ञा और श्रा किस प्रकार के व्यंजन है। तो आपको ध्यान रखना है ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना। ये अकेले नहीं बने हैं, स्वतंत्र नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं संधि से क्या कहता है कि संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, ठीक है ना। दयानंद में कौन सी संधि है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जहाँ पे भी बीच में यहाँ पे आपको जो है कोई भी बड़ा आका ये डंडा मिल जाता है, मात्रा मिल जाती है, तो आपको ध्यान रखना है दीर्घ स्वर संधि होती है वहाँ पे। सदैव, सदैव शब्द में कौन सी संधि होती है। तो वृद्धि संधि होती है। आप लोगों को जब भी यहाँ पे ऊपर किसी भी शब्द में 2 मात्राएं दिखें तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सदैव में जो है 2 मात्राएं हैं ऊपर, है ना, तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको कुछ ट्रिक याद करते चलना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि इत्यादि, इति प्लस आदि में कौन सी संधि है। तो आपको ध्यान रखना है यण संधि हो जाएगी, जहाँ पे भी लटका हुआ शब्द मिल जाए वहाँ पे यण संधि होती है। पवन, पवन में कौन सी संधि है। तो आपको ध्यान रखना है अयादि, अयादि में 3 अक्षर होते हैं और पवन में भी 3 अक्षर हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी अयादि का उदाहरण पूछे तो आपको 3 ही अक्षर मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। समास मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं समास के। तो 6 भेद होते हैं, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला कहता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे क्या कहते हैं। तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता और पिता, और आपस में विलोम हो तो भी द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं। तो द्विगु समास को जो है कहते हैं। जिसमें पहला पद संख्यावाची हो तो ये कहलाता है द्विगु समास, जैसे चौराहा, ठीक है ना। चलिएगा फटाफट से क्वेश्चन देखते चलते हैं। देखिएगा क्या कहता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर तीसरा अर्थ निकले वह क्या कहलाता है। तो वह बहुब्रीहि समास है, जैसे लंबोदर, लंबा है जिनका उदर अर्थात भगवान गणेश जी। यहाँ गणेश जी की बात हो गई, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है तीसरे पद की ओर जब संकेत करता है तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। राजपुत्र में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है, राजा का पुत्र, ठीक है ना। यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव है, यथा शक्ति के पहले यदि उपसर्ग मिल जाए तो आपको अव्ययी भाव याद रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संज्ञा से कि संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और दिव्यवाचक, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और टोटल यदि पूछता है तो 5 होते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो भाववाचक हो जाएगी, जिसमें हम केवल जो है देख नहीं सकते जिस चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ध्यान रखना है कि बुढ़ापा जो होता है इसमें कौन सी संख्या। तो भाववाचक होती है। हिमालय शब्द में कौन सी संख्या है। तो ये किसी व्यक्ति
या जगह का नाम जब होता है तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 6 भेद होते हैं, है ना। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 4 रखना है याद। ठीक है ना। क्रिया की रचना कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के जो है कर्म या रचना के आधार पे 2 भेद होते हैं, एक तो सकर्मक होती है, एक अकर्मक। ठीक है ना। तो जहाँ पे कर्म होता है सकर्मक कहलाती है, जहाँ पे कर्म नहीं होता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है ना। चलिएगा इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है में कौन सी क्रिया है, तो देखिएगा यहाँ पे पढ़ता है यानी कर्म हो रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पक्षी आकाश में उड़ते हैं में उड़ना कौन सी क्रिया है, तो उड़ना अकर्मक क्रिया हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। उड़ने में कोई जो है क्रिया कर्म नहीं होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उड़ना सोना, ठीक है ना, तो इसमें कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगी। काल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो शब्द शब्दार्थ के पूर्व जोड़कर अर्थ बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला कहता है कि जो शब्द अंत में जोड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है ना। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अति हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जो मिठास है, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आस। मिठास में आस प्रत्यय हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तत्सम शब्द में कौन से होते हैं, तो संस्कृत के मूल शब्द जो कहलाते हैं वही तत्सम होते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, है ना। तो आपको ध्यान रखना है तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य। ठीक है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तो संस्कृत से बदलकर बने शब्द, जैसे यहाँ पे अग्नि हो गया क्या, तत्सम, है ना, और यहाँ पे तद्भव आग हो जाएगा। ठीक है ना। सूर्य हो गया तत्सम और सूरज हो गया तद्भव। तो आपको ध्यान रखना है जो संस्कृत से बदलकर नए शब्द बने हैं उनको क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। ठीक है। चलिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं आपको बताना है, तो यहाँ पे 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है ना। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है ना। दशानन बनावट के आधार पर कैसा शब्द है, तो योग रूढ़ है। जहाँ पे भी बहुब्रीहि वाले उदाहरण आ जाएं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण आ जाएं, वहाँ पे योग रूढ़ होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे 8 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो दिनकर होता है, दिवाकर होता है, रवि, भानु, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला है अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे अमृत का विष हो जाता है। अनुज का विलोम शब्द क्या होगा, तो अग्रज हो जाएगा, है ना। कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर चीज़ों को देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है ना। इसलिए आप लोग इन चीज़ों को समझते जाइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा कारक से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है ना, इसमें कौन सा कारक है, तो अपादान हो जाएगा, अलग होने के भाव में, है ना। जब हम कोई भी चीज़ मान के चलिए ये पेड़ है और यहाँ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे जो गैप हुआ, है ना, अलगाव हुआ बीच में ना, दोनों के बीच में, तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, से जो होता है ये अपादान के कारण अपादान कारक का उदाहरण होता है, और ये अलगाव की स्थिति में होता है। ठीक है ना। राम ने रावण को मारा, इसमें ने किस प्रकार के कारक चिन्ह है, तो ये कर्ता कारक का उदाहरण है। वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं, तो 2 होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और हम अंतिम स्टेज पर पहुंच चुके हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो अत्यधिक प्रिय होना। ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आवश्यकता से बहुत कम मिलना, ये कहलाता है ऊँट के मुंह में जीरा। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरिक हो जाएगी। यहाँ पे देवनागरी लिपि कहलाती है हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और इन क्वेश्चनों को आप यदि देख लेते हैं तो सीटेट निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसी तरीके से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।